है तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालानुक्रम अनुसार में विवरण इतिहास कहलाता है। सबसे पहले इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो ये है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहे जाते हैं? आहत सिक्के, पंच मार्क्ड क्वाइंस कहा जाता है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को। सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन जो है उसे मुद्रा शास्त्र या इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये स्टुअर्ट पिगट की बुक है। और चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? याद रखिएगा, इंतु शब्द का प्रयोग चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिलेख शास्त्र या एपीग्राफी कहा जाता है। एपीग्राफी अभिलेख शास्त्र जिसमें कि उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन किया जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आप जानते भी होंगे लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत या सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम एक सुनियोजित इतिहास तैयार किया था V.A. स्मिथ ने। ये देखिए दोस्तों, इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टिकोण से 3 कालों में विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। तो ये देखिए, इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में या 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक जो है इसको संबंधित किया जाता है। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल और 600 ईसा पूर्व से आगे को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जो था, यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था, क्योंकि लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन ये पढ़े नहीं जा सकते हैं, यानी अभी तक अपठनीय हैं। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनसे कि इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन इतिहास या भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता पाई थी। और भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो कि वेद हैं, इनका संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदाव्यास को भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु जो थे, इन्हें भारत के प्राचीनतम राजा पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है। वायु पुराण जो है, इसमें किस वंश का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये है मौर्य वंश। इसके इतिहास की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से जैन धर्म के आरंभिक इतिहास का जो है विवरण प्राप्त होता है। एक फैक्ट है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जो कि भारत के पुरातात्विक महत्व की जो है उनको जो लिपियां हैं, अभिलेख हैं और पुरातात्विक महत्व के जो भी स्थल हैं उनके संरक्षण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो बहुत ही प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जिसमें कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, उसके राजाओं के बारे में दिया गया है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी है? तो इसमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी दी गई है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों मनु स्मृति को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत के बारे में ये देखिए एक विशेष जो है बॉक्स में दिया गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है और प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, लेकिन कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ और अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत साहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो आप जान लीजिएगा कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है और इसे प्रारंभ में जय संहिता कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुरालेख विद्या से अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन। और पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन। चार्ल्स डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है और उसने जो है अपने जो शोध हैं वो पुरातत्वों और पुरावशेषों के जो है अध्ययन से किया था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको कि रेहला नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? ये है नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रमुख अभिलेख और उनके शासक। देखिए अभिलेख और उनसे संबंधित शासक, तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के शासक जो था उसका लिखा हुआ है, उसके शासनकाल में। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां इसमें वर्णित हैं। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों ये स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, सी यू की से उसने अपने भारत संबंधी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की थी। दोस्तों इब्न बतूता के बारे में जो आपने पढ़ा कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा है, तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता और भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था।
अगला प्रश्न है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मार्को पोलो द्वारा मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? ये है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश के इतिहास का पता पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। दोस्तों, पतंजलि को व्याकरण शास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, एक पुस्तक है संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई, उसका नाम अष्टाध्यायी है। पाणिनि की पुस्तक है दोस्तों अष्टाध्यायी, और पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। तो दोस्तों, चीनी लेखक फाहियान, इसका जो शासन समय है 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में है। इसने अपने ग्रंथों में भारत के दशा का विवरण किया है और यह प्रथम चीनी यात्री था। तो याद रखिएगा, फाहियान जो है वो प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है। दूसरा महत्वपूर्ण चीनी यात्री है वेनसांग, जो कि 629 से 645 ईस्वी के बीच में उसका जो है यात्रा रहा और इसने भारत और कुछ पाश्चात्य संसार के लेखों को सी यू की नाम से, यानी अपने यात्रा वृत्तांत को उसने सी यू की नाम से विवरण दिया है, जिसमें इसने सम्राट हर्षवर्धन के समय का हर्ष के शासन व्यवस्था का वर्णन किया है और हर्ष को इसने शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और वेनसांग को दोस्तों यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। अगला चीनी यात्री है इत्सिंग। इत्सिंग ने 673 ईस्वी से 675 के बीच में भारत की यात्रा की और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसने लिखा है। और ये देखिए, इत्सिंग जो है चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। एक यहाँ पे फैक्ट है, देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पाषाण काल से संबंधित, पाषाण काल या स्टोन एज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व है और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, तथा जो मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के रूप में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पाषाण काल ये जो है देखिए, नव पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो आइए देखते हैं पाषाण काल से संबंधित प्रश्न। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूट को दोस्तों पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मानव इतिहास का आरंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो ये पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये दोस्तों प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस या से प्रजाति रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पिथेकैंथ्रोपस नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में है, यहां से भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में प्राचीन पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है।
अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारक या मेगालिथ इन्हें कहा जाता था, उसका वर्णन किया गया है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। और स्टोन युग यानी पाषाण युग में लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो ये था कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से सबसे पहले मिलते हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से आरंभ हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल से। और मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो ये था जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर स्टोन एज के नाम से चाकोलिथिक युग को जाना जाता है। यहां पर देखिए बॉक्स में आपके पास कुछ ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। इसमें स्थल वो कहाँ पे स्थित हैं और उनसे प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो देखिए इनाम गांव दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, यानी गर्ताकार गड्ढे गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य इनाम गांव महाराष्ट्र से मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कलश समाधान और कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। और दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पाषाणी का स्थल है। इसके अलावा नौदा टोली महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृतभांड के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। नेवासा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती जो राजस्थान में है, यहाँ से काले मृतभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए प्रमाण मिले हैं। दोस्तों नवपाषाण काल जो शब्द है नियो स्टोन एज, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा सर जॉन लुबाक द्वारा नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरास्थल के युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किससे संबंधित हैं? दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। पेबल उपकरण। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार कहाँ से संबंधित हैं, किस युग से? तो दोस्तों माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पूरा पाषाण काल से। और मानव की आखेटक यानी हंटर और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पूरा पाषाण काल से। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महादहा और सरायनाहर। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट आदि के पत्थर सबसे पहले मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए थे। और यहाँ पर देखिए अग्नि का उपयोग करना मानव ने सबसे पहले कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में। और भारत में जीवाश्म यानी फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यानी खेती या किसानी के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से मिलते हैं। और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं।
हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है सराय नाहर से। और गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ है? ये हस्तिनापुर से हुआ है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। तो पाकिस्तान में जो हड़प्पा कालीन स्थल या सैंधव कालीन सभ्यता स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं, वो मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी हैं। नवपाषाण कालीन स्थल और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में है और बुर्जहोम की विशेषता ये है कि यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुप्फ कराल ये कश्मीर में है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के आकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं और सबसे पहले अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी मिले हैं। महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के साक्ष्य महादहा से मिले हैं। कोल्डीहवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित है। पिक्किलीहल कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य पिक्किलीहल कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। चोमानी पांडो उत्तर प्रदेश में है। चोपानी मांडो यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साहू तारू दोस्तों ये असम में स्थित है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चिरांद ये बिहार में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं जो प्रायः हिरणों की सींग से निर्मित किए गए हैं। दाओजली दोस्तों असम में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, नौदा टोली नामक ताम्रपाषाण कालिक स्थल का उत्खनन कौन करवाया था? तो नौदा टोली ये एक ताम्रपाषाणिक काल का स्थल है जिसका उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था और नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो समय काल होता है इसको हड़प्पा का सर्वाधिक सटीक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये पिक्टोग्राफिक लिपि थी जिसको कि भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। और दोस्तों सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? यह है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई कराई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो बनावली हरियाणा में है और घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में जो है सिंधु सभ्यता का स्थल हरियाणा में भी स्थित है। अगला प्रश्न है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में है। और हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये धौलावीरा से। याद रखिएगा धौलावीरा गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, यहाँ से सबसे पहले शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? तो ये वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ माना जाता है? भारत में। दोस्तों सैंधव सभ्यता की समकालीन सभ्यता जो थी वो मिस्र की सभ्यता थी, जो कि नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो सैंधव सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी वृषभ मुद्रा। अगला प्रश्न है मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? मृणपट्टिका यानी मिट्टी की पट्टी पर सिंह युक्त देवता की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। याद रखिएगा लेखन कला को विकसित करने वाली सबसे प्राचीनतम सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य लोग जो थे वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है ये द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सब मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों सेल खड़ी यानी स्टेराइट का प्रयोग किया जाता था। स्टेराइट का प्रयोग किया जाता था मुद्राओं के निर्माण में जो हड़प्पा काल में प्रचलित थी। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सीमा का अंकन किया गया है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुदकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक जो है ये हड़प्पा की सीमा मानी जाती है। दोस्तों लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर जो प्रश्न ये पूछता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, तो ये है लोथल। अगला देखते हैं दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। स्थल है आपका हड़प्पा, ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स थे। 1921 में इसका उत्खनन हुआ था और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र और शंख का बैल तथा कांस्य दर्पण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर हैं। 1922 में इस स्थल का उत्खनन हुआ था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 भवनों का बैरक, कान से निर्मित नग्न महिला मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं।
लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। 1955 और 1962 में इस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई हुई थी। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं। वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन तथा फारस की मुहर, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, देखिए महत्वपूर्ण है, 3 युग्मित समाधियां और चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि लोथल गुजरात से मिले हैं। चन्हुदड़ो जो सिंधुकालीन हड़प्पाकालीन स्थल है दोस्तों, ये सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में। इसकी खुदाई अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने 1931 में कराई थी। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कान से गाड़ी और बकराकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के बीच अंकन वाली मुद्रा, काजल तथा पाउडर प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखते हैं कालीबंगा जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापर थे। 1953 और 1960 में इसकी खुदाई हुई थी। घग्घर नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ से जूते हुए खेतों का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियां और संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी दोस्तों हिसार में हरियाणा में स्थित है। हिसार जिले में उत्खननकर्ता सूरजभान थे। 1969 में इसका खनन हुआ था। राखीगढ़ी घग्घर नदी के तट पर है। यहाँ से ताम्र पाषाण के ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। धुरी और फजल अहमद खान ने इसकी खुदाई कराई थी 1935 और 1955 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर किलेबंदी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान से मिले हैं। दोस्तों बनावली एक हड़प्पाकालीन स्थल है। ये हिसार हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल बनावली जो हिसार जिले में हरियाणा में स्थित है। आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में इस स्थान का उत्खनन कराया था। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़ दोस्तों रूपनगर जिला पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था 1955 में। ये सतलज नदी के तट पर है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। रंगपुर ये काठियावाड़ जनपद गुजरात में स्थित है। S.R. राव ने इसका उत्खनन 1954 में कराया था। भादर या मादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर जिसको कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल माना जाता है, अत्यंत पूर्वी स्थल जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन कराया था और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से दोस्तों रंगीन चित्रकारी जो मृदभांडों पर की गई है उसके साक्ष्य मिलते हैं। सुतकांगेडोर दोस्तों सुतकांगेडोर जो है ये वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता रहे हैं और 1927 और 1962 में इस स्थल की खुदाई हुई थी। ये स्थल सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित था और 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य सुतकांगेडोर की महत्वपूर्ण विशेषता है। मांडा दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर में है। इसके उत्खननकर्ता जगपत जोशी रहे। 1982 में इसका उत्खनन हुआ। मांडा जो है ये चेनाब नदी के तट पर है। चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वाड़ाग्र मुहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुतका को ये पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई 1962 में कराई थी। दोस्तों शादी कौर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हैं 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा ये गुजरात में है। जगपत जोशी इसके उत्खनन करता रहे हैं। 1964 में इसका उत्खनन हुआ और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिला है वो कलश, शवाधान, घोड़े की हड्डी तथा तराजू का पलड़ा मिला है। दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो मुख्य माध्यम था उसको वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम इसमें माना जाता है।
अब आइए देखते हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वेदों का जो है, वेदों से संबंधित जो काल था उसको वैदिक काल कहा जाता है। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल यानी 10 डिवीजन और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीन वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के लिए वेद त्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो ये है यजुर्वेद। और चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में जादुई माया, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन किया गया है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? दोस्तों उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल था। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये कैकेय प्रदेश के शासक थे राजा अश्वपति, जिनका की काल उपनिषद काल माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान वर्तमान में किस नदी के रूप में की जाती है? तो यह है चिनाव नदी, इसकी पहचान अस्किनी के रूप में की गई है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों के बारे में और उनके अर्थ जानते हैं। गाय, गाय को वैदिक काल में अघन्या अर्थात जिसका वध न हो उस नाम से जाना जाता था। राजा को गोपा नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, राजा को गोपा नाम से। अतिथि को गोहंता या गोहन, धनी व्यक्ति को गोमत, युद्ध को गविष्ट, गेसु या गम्य नाम से, पुत्री दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व और उपजाऊ भूमि को उर्वरा तथा पशुचारण योग्य भूमि जो थी इसको खिल्व, हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था वैदिक युग में। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द थे वैदिक काल के, अघन्या, गोपा, गोहंता, गोमत, गविष्ट, दुहिता, धान्य, धन्व, उर्वरा और खिल्य तथा सीता, इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन करता है? तो दोस्तों सामवेद जो है, जिसको कि भारतीय संगीत शास्त्र का प्रारंभिक जो है ग्रंथ माना जाता है, तो ये है सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाएं वर्णित की गई हैं। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है पूर्ण वैदिक काल यानी प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो ये संस्थाएं थी सभा और समिति। सभा और समिति पूर्व वैदिक काल की दो समितियां थी या संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद के काल में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? तो निष्क का प्रयोग पहले ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ है? तो शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आइए देखते हैं वेद, उनके ब्राह्मण और उसमें निहित जो सूक्त हैं, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता और उपवेद, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशितकीय ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र हैं और उपनिषद जो हैं ये हैं, देखिए कौशितकीय और ऐत्रेय उपनिषद हैं। आरण्यक, ऐत्रेय और कौशितकी तथा अध्येता
जो ऋग्वेद के अध्येता थे इनको होर्त्री कहा जाता था, और ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। इसके प्रवर्तक प्रजापति माने जाते हैं। यजुर्वेद जो वेद है ये इसके ब्राह्मण तैतृय और शतपथ ब्राह्मण हैं। इसमें इसके अंतर्गत जो उपनिषद आते हैं वो तैतृय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी उपनिषद आते हैं। इसके अलावा जो यजुर्वेद का दोस्तों अध्येता जो यजुर्वेद का पाठ करता था उसको अर्धव्यु कहा जाता था, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और इसके प्रणेता या प्रवर्तक विश्वामित्र ऋषि को माना जाता है। सामवेद का ब्राह्मण पंचवेश, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 1810 मंत्र हैं। केन और छांदोग्य इसके उपनिषद हैं। और देखिए जो सामवेद के अध्येता होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है, और इसके प्रवर्तक नारद मुनि माने जाते हैं। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, 6000 मंत्र अथर्ववेद में हैं, और यहाँ पर इसके अध्येता यानी अथर्ववेद के अध्येता या इसका पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद का उपवेद जो है देखिए शिल्पवेद, और इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा माने जाते हैं। दोस्तों पारसियों का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह है बोगज कोई अभिलेख। और उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता था? अंग और मगध। दोस्तों अंग और मगध प्रदेश को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता था। गोत्र या क्लैन शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद काल में हुआ था। दोस्तों ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल में सर्वाधिक प्राचीन जो है ये माने जाते हैं, दूसरे से सातवें मंडल, और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास था। प्रसिद्ध 10 राग्यन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दोस्तों ये परुसड़ी जो कि वर्तमान में रावी नदी जानी जाती है, रावी नदी के नाम से, ये 10 राग्यन युद्ध परुसड़ी नदी के तट पर हुआ था। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या होता था? तो कृषि और पशुपालन आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली ये वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद में सबसे पहले आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का वर्णन मिलता है। दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति ये 2 संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना गया है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो ये इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते दोस्तों जो भारत के राजचिन्ह के साथ प्रयुक्त होता है, जो हमारा ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ऋग्वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम देख लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछता है। वितस्ता इसको वर्तमान में झेलम नाम से, विपाशा को ब्यास, द्विषद्वती या दुष्धती जो है घग्घर या चितांग नदी को कहा जाता है, क्रुभु कुर्रम को, कुभा काबुल, सदानीरा को गंडक वर्तमान में कहा जाता है। अस्किनी की पहचान वर्तमान में चिनाव नदी से होती है, शत्रुदी का वर्तमान नाम सतलज है। और ऋग्वैदिक नदियां देखिए, गोमल को गोमती नाम से, सिंधु को सिंध तथा सरस्वती नदी को घग्घर नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसके अलावा सुषोमा ये सोहन नदी तथा सुवास्तु इसको स्वात नदी के नाम से जाना जाता है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी दोस्तों। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? इसको उपाध्याय कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांगों को पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। दोस्तों, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। सूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति या ज्योमेट्री से। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, अस्तोमा सदगमय जो सूक्ति वाक्य है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या या स्त्री को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। और वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से लोग शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लोगों को जो है वैदिक काल में द्विज श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता था। अगला देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा यानी नदियों की माता या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, ये सामान्य अध्ययन के लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने भारतीय इतिहास या प्राचीन भारत के इतिहास का पहला भाग किया है, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। और ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।